हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि हमने कल एक मॉक टेस्ट किया था क्लास 12th की फिजिक्स टर्म 1 के लिए, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं जिससे आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकें अपने एग्ज़ाम को लेके और नए पैटर्न को भी समझ सकें। उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको लास्ट टाइम पे कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल भी हमने देखा था कि सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस थे, 20 अटेम्प्ट करने थे। ऐसे इंटरनल चॉइस आपको पेपर में भी देखने को मिलेगी। तो वहाँ तो आपको जितने आपको अटेम्प्ट करने उतने ही करने हैं। यहाँ हम सारे देखेंगे कि आपके ओवरऑल टोटल ये 55 क्वेश्चंस हैं, तो सबको सॉल्व करके हम देखेंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो भाई आपको फॉर्मूला याद होगा, ये बेसिक फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, इसका मैं एक आपको वो भी बताता हूँ। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा है, वो होता है के क्यू वन बाय आर स्क्वायर। ये अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो वहाँ पोटेंशियल होता है 1/r के प्रोपोर्शनल। तो ऐसे ही अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला याद है डाइपोल के लिए, जो कि होता है pk/x³ या r³, ठीक है। और 2pk/r³ होता है एक्सियल के लिए और pk/r³ होता है इक्वेटोरियल के लिए। तो ये अगर r³ के है तो पोटेंशियल क्या होगा, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इज रिलेटेड टू आर एज r⁻²। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो भाई कुलाम्ब होती है, स्टेट कुलाम्ब उसकी सीजीएस यूनिट है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगले में कह रहा है इफ 1000 droplets each of charge q and radius r are combined to form a big drop, then the potential of the big drop as compared to a small droplet will be। तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप जिस पे चार्ज है Q और ऐसी ऐसी 1000 मिला दी तो चार्ज क्या हो गया भाई, आपका 1000 Q हो जाएगा। और आपको पता है कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के। तो आपका वो भी क्या हो जाएगा, 1000 टाइम्स हो जाएगा एज कंपेयर टू स्मॉल ड्रॉपलेट। अगला देखो, ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point x y z all in meters in space is given by this। एक फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब डिस्टेंस का फंक्शन आपको दे रखा है पोटेंशियल। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इन पॉइंट्स पे। तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या कहता है कि E इज इक्वल टू डेल्टा V/डेल्टा x। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, देखो अगर आपको ऐसे भी नहीं याद तो मैं बताता हूँ कि मतलब मैं उस अप्रोच से आपको बता रहा हूँ कि आप फॉर्मूले अगर थोड़े अच्छे से भी याद नहीं है तो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। अब आपने अभी मैंने एक बात बताई कि अगर पोटेंशियल आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो वहीं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आर स्क्वायर के है तो पोटेंशियल आर के होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप देखो कि ई वी आपका क्या आ रहा है, v आपका आ रहा है लगभग कहीं ना कहीं ई आर के बराबर। तो आपका इसलिए ई क्या आएगा, dv/dr के बराबर। तो यहाँ से भी आपको याद आ जाएगा अगर वैसे डायरेक्टली याद नहीं है तो अब देखो सिंपल सा है, यहाँ पे हमारे पास v दे ही रखा है तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2 आगे आ जाएगा, 4x² का क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 8x आ जाएगा। अब 8x आ गया और x की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। y का तो फंक्शन ही नहीं है और z का भी नहीं है तो वो तो रखेंगे ही नहीं, तो इसकी वैल्यू 1 है। ये आ जाएगा 8 वोल्ट आपका पर मीटर अलोंग x एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक मिनट v का फंक्शन है तो -dv/dr होता है। तो ये आ जाएगा -8 वोल्ट पर मीटर अलोंग नेगेटिव x एक्सिस भी कह सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट जाएगा। उसके बाद कह रहा है 2 लाइक पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ इतना व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ्ड। तो फोर्स क्या होगा भाई, देखो इस टाइप के ही क्वेश्चन आने की आपकी उम्मीद है कि आपको ये एक
वैसे सिंपल आपसे पूछेगा, जैसे फोर्स दे दिया, फिर कह रहा है डिस्टेंस हाफ कर दिया, आर था r/2 कर दिया, तो यहाँ पे फोर्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आपका r²/4, 4 ऊपर जाएगा, फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 0.04 का अगर 4 टाइम्स बढ़ेगा तो आपका ये हो जाएगा 0.16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखो, ये कह रहा है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, एक Q चार्ज को रखा गया है सेंटर ऑफ क्यूब पे, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस। देखो भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक पूरा क्यूब है आपके पास इस तरीके से, अब उसमें अगर एक चार्ज रखा है अंदर Q, तो इसका फ्लक्स गॉस लॉ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/ε0 इंटू चार्ज एनक्लोज, मतलब Q/ε0। लेकिन ये 6 के 6 फेसिस से है और बीच में रखा है तो यूनिफॉर्म होगा, तो एक फेस से क्या हो जाएगा Q/6ε0, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, ये कह रहा है 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू 200 वोल्ट एंड द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, हटा दी। When it is connected to in parallel to another uncharged capacitor, potential difference between the plates of both is 40 volt. The capacitance of the other capacitor is, देखो भाई समझने की जरूरत है क्वेश्चन को। ये कह रहा है एक तो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 200 वोल्ट जो है उसके ऊपर क्या है, पोटेंशियल है, जब हटाया उसके बाद में दोनों प्लेट्स पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 40 वोल्ट का। अब इसी का जो है चार्ज उस पे गया होगा, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है और पैरेलल में आपका जो है बोथ इज 40 वोल्ट, ओके, इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ बोथ इज 40 वोल्ट, ओके, तो 40 का रह गया है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम जाएगा, चार्ज डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमें एक तरीके से यहाँ चार्ज निकालें, अगर पहले कितना था, तो ये C इज इक्वल टू Q/V, तो Q आ गया CV के बराबर, तो आपने 200 की मल्टीप्लाई की 2 से, तो ये आ गया 400 माइक्रोफैरड था, तो माइक्रो कुलाम्ब आ जाएगा, 400 माइक्रो कुलाम्ब, इतना चार्ज था। अब ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस रह गया 40 का दोनों में, तो 40 का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ पे आपका, अब आप देखो 40 वोल्ट है, चार्ज ओवरऑल कंजर्व्ड रहेगा कितना, 400 माइक्रोफैरड, तो अब आप देखो कि नेट पोटेंशियल वो कैपेसिटेंस कितना हो गया। सबसे सिंपल अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखो अगर नया मैं निकालूंगा कैपेसिटेंस, तो वो क्या आना चाहिए, Q जो कि पहले जितना ही रहेगा 400 और ये आपका 40 है, तो ये आपका आ गया 10 माइक्रोफैरड बनाना है और 2 का है, पैरेलल में लगाते हैं तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 ऐसे होता है, तो 2 में क्या ऐड करूं भाई, 10 आ जाए, बच्चा भी बता देगा 8 माइक्रोफैरड, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका C, आंसर चला जाएगा C। बोलो, सबसे सिंपल अप्रोच बताई मैंने, सबसे पहले आप चार्ज निकाल लो, उसके बाद आप रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकाल लो और फिर देख लो पैरेलल में कितना कनेक्ट किया। अगला कह रहा है डायमेंशंस ऑफ ब्लॉक दे रखे हैं इतने इतने, इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कि आपकी रेजिस्टिविटी होती है ऑफ इट्स मटेरियल इज इतनी, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट। भाई साहब कितना प्यारा क्वेश्चन, सिंपल एक फॉर्मूला यूज करा रहा है ये आपसे, जो होता है R इज इक्वल टू रो LV या रो इज इक्वल टू RA/L, ये आपसे करवा रहा है यूज, R पूछ रहा है तो यही यूज होगा, R इज इक्वल टू रो L/E। अब आपको रो दे रखा है, G दे रखा है, L दे रखी है, ये रही, दोनों एंड्स पे पूछ रहा है तो 100 सेंटीमीटर, और एरिया ये 1 सेंटीमीटर के 2 फेस हैं, तो 1 सेंटीमीटर का यूज करके आप निकाल लो, कितना सिंपल है। चलो निकालते हैं, ऑप्शन फिर देखेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, आप भी कैलकुलेट करो। ये है आपका रो की वैल्यू 3 × 10⁻⁻7, उसके बाद L है आपकी 1 मीटर, छोड़ो, एरिया है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1/100 तो ऊपर आ जाएगी 10⁻⁻4। तो देखो सिंपल सा आंसर आ रहा है 3 × 10 ये सॉरी +4 आएगा, ये आ रही है -3 और यूनिट SI यूनिट है, मतलब ओम, 3 × 10⁻³ ओम, याद रखना मैं ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पे आपका 3 × 10⁻³ था, और ये है ऑप्शन नंबर लास्ट जो आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, इस वाला है में आपका 3 × 10⁻³ अगला कह रहा है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टिंग वायर कैरिंग अ करंट I is V. The drift velocity of the free electron in a wire of same material and same length but of twice radius will be. तो भाई आपको एक फेमस सा फॉर्मूला याद होगा कि करंट इज इक्वल टू होता है वडीना, जहाँ पे VD आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और A है आपका एरिया। तो यहाँ पे उसने बोला सब सेम है भाई, तो तुम्हें I बताना है, ठीक है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, लेकिन क्या हो गया, रेडियस उसका ट्वाइस हो गया। तो रेडियस ट्वाइस हो गया तो भाई वेलोसिटी जो है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, एरिया उधर जाएगा तो 1/एरिया। जितना ज़्यादा एरिया, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, अगर ऐसे चलेंगे हम ट्वाइस, अगर इस फॉर्मूले से अगर करंट सेम है तो, अब उसने करंट का भी नहीं बोला, करंट का भी नहीं बोला, तो आपको दूसरा फॉर्मूला याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में है। सोचो, तो यहां से अगर आप करोगे, देखो अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको इस फॉर्मूले से यूज करने को, आप क्यों पहले सोचें, क्योंकि आपका यहां पे जो वो है एरिया है, एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो वहां पे आपका वो भी वो होगा, लेकिन एरिया क्या होना चाहिए वहां पे, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसने करंट की कोई बात नहीं की। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग वायर कैरिंग अ करंट I इज V, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सेम मटेरियल सेम लेंथ बट ट्वाइस द रेडियस। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। तो आपका भाई I होता है V/R, ठीक है, I होता है V/R, समझना इस चीज को, I होता है V/R और R होता है आपका ρL/A। तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया कि I इज इक्वल टू है V/ρL और A ऊपर आ गया। अब बात करते हैं एरिया वडीना वाले फॉर्मूले से, तो A ऊपर भी आ रहा है और उसमें A नीचे भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी वेलोसिटी तो एरिया पे डिपेंड कर ही नहीं रही, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप वैसे भी देखो आपका V का जो फॉर्मूला होता है, देखो अब मैं ये I/A आया था अभी अभी आपने वडीना वाले फॉर्मूले से देखा तो I/A आया था, तो आपका ये जो है A से, तो ये A कट गया, इसका मतलब A पे ये आपकी डिपेंड ही नहीं कर रही। ठीक है, उसके अलावा आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला भी याद होगा, ये होता है E/m टो। यहाँ पे E आपका चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, टो रिलैक्सेशन टाइम है और m आपका मास है। तो यहाँ कुल मिला के आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी तो एरिया पे डिपेंड ही नहीं कर रही। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चे इसको गलत करेंगे अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अगला कह रहा था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो इतना है, एट 27 डिग्री सेल्सियस इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम। 27 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 1 ओम। तो टेम्परेचर बताना है जिस पे आपका रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस निकालना है, तो एक तरीके से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की टर्म्स में याद हो या वैसे ही होता है आपका
बराबर होता है आर इनिशियल, और ये होता है 1 प्लस जो आपका कोफिशिएंट है टेम्परेचर कोफिशिएंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो। हमें 2 बनाना है, पहले 1 था, तो हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर जिस पे वो हो। तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा, यहाँ 1, तो ये हो गया, ये आपका 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी हो गया, तो ये 1 माइनस होगा तो 1 ओम, और ये आ गया आपका एल्फ़ा नीचे जाएगा, तो कितना आ रहा है ये 1 अपॉन एल्फ़ा, एल्फ़ा है आपका 0.00125। तो इसको सोल्व करोगे तो आपकी 2 2 4 1 5 जीरो ऊपर जाएंगी ऐसे, और 125 के टेबल में वो करोगे आप तो ये होता आपका ट्वाइस 1 ओम, तो ट्वाइस करोगे तो आपका 250, 8 टाइम्स 8, और ये आपकी 2 ज़ा 8 8 जा रहा है, और ये 2 ज़ीरो पहले ही हैं, तो 800 यहाँ पे आ रहा है। सही किया हमने या कुछ गड़बड़ की है? 0.10 पर डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, केल्विन में ऑप्शन है भाई, ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ गड़बड़ क्यों आ रही है। देखो ये आ गया मेरे पास 800 डिग्री सेल्सियस का चेंज चाहिए मेरे को, तो नया टेम्परेचर कितना आ गया 827। ठीक है, एक एक स्टेप को समझने चलना। ये आ गया 827 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसने केल्विन में पूछा है तो इसमें हम 273 ऐड करेंगे, और ये 7 3 10 8 और 2 ये आ गया 1100। तो मतलब आपका ऑप्शन आ गया 1100 केल्विन, 1100 केल्विन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ये कह रहा है 2 वायर हैं, सेम मटेरियल है, उनकी लेंथ है L और 2L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 4A एंड A, रेशो बताना उनकी रेजिस्टिविटी का। ठीक है, अब भाई देखो, अब लग गए होगे कैलकुलेट करने, यार थोड़ा दिमाग तो लगाओ, सोचो। यहां पे इसने बोला है पहली ही 4-5 वर्ड में आंसर है, उसने बोला 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल बोल दिया तो भाई रेजिस्टिविटी कैसे चेंज हो जाएगी? रेजिस्टिविटी इज अ फीचर ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, तो 1:1 आंसर जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने तो आंसर भी निकाल दिया होगा 1:8 या 8:1। ठीक है, अगला कह रहा है 2 बल्ब ईच मार्क्ड इतना आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई, तो बताओ पावर कितनी कंज्यूम करेंगे? तो देखो भाई, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, तो V आपकी 220 है, करंट बता दो मैं पावर बता दूंगा। तो करंट कितना लेंगे वो देखो, अब करंट इंडिविजुअली कितना लेंगे, वो कनेक्टेड है पैरेलल में, पैरेलल में तो दोनों को 220 मिलेगी, 220 मिलेगी तो दोनों की पावर क्या है 100 वॉट। ठीक है, तो करंट कितना लेंगे यहाँ से भी निकाल सकते हो, पावर अपॉन वी, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 220। ठीक है, ये आ गई 1 की पावर, सॉरी करंट आ गया, और करंट आपका हाँ इतना जाएगा तो 2 बार जाएगा, ऐड हो जाएगा 100 200 अपॉन 220। आई थिंक आंसर जो है वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये इंटू 220 करोगे तो 200 जो है वाट पावर आ रही है, क्योंकि वैसे भी पैरेलल में कनेक्ट किया था तो दोनों को सेम वोल्टेज मिल रही थी। देखो इसका डायरेक्ट भी बता देता हूँ मैं, पैरेलल में कनेक्ट किया था तो दोनों को 220 की सप्लाई मिल रही है, तो वो अपनी फुल पोटेंशियल पे चलेंगे, 100 वाट पे चलेंगे, तो 100 वाट 100 वाट 200 वाट आपकी आ गई। ठीक है, उसके बाद इन व्हीटस्टोन ब्रिज 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, पी क्यू आर कनेक्टेड इन द 3 आर्म्स एंड द 4th आर्म इज फॉर्म्ड बाय 2 रेजिस्टेंस S1 S2, द कंडीशन फॉर द ब्रिज टू बी बैलेंस्ड। देखो भाई, बस हल्की सी आपसे मेहनत करा रहा है और कुछ नहीं। आपको पता है P/R का रेशो बराबर होना चाहिए Q/ जो इनका आए, और इनका आएगा S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो अब देख लो S1 प्लस S2 ऊपर जाएगा Q के साथ, और आपका बाकी इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में,
तो इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो P बाई क्यू आ जाएगा R(S1 + S2 / S1 S2। मेरे को तो ये लग रहा है यही है आंसर। अगला देखो भाई, ये कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज गिवन इन द फिगर इज। तो भाई इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो किरचॉफ्स का लॉ लगाएंगे। VA से VB की तरफ जाओगे तो ये सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो -2 2 ज़ा 4 -4। फिर ये 3 वोल्ट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो -3। उसके बाद ये भाई आ गया तुम्हारा 1, ये भी करंट की डायरेक्शन में, तो -2 क्योंकि करंट IR करेंगे। तो ये भाई इसको सोल्व करोगे तो ये आ रहा है -4372 9 वोल्ट आ रहा है, वो भी माइनस में। अब देखो साइन के लिए मैं क्या बताता हूँ, अगर तुम VA से VB की तरफ जा रहे हो तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मामला चल रहा है, ठीक है। तो अब तुम अगर ऐसे घूम के आओगे तो तुम आ रहे हो लोअर से हायर पे, तो ये क्या आएगा, प्लस आ जाएगा आपका 9 वोल्ट जो है यहाँ पे आंसर है। अगला कह रहा है वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो कह रहा है कितना काम करेगी एक मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज्ड पार्टिकल पे मूविंग इन अ सर्कल। सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड काम क्या करेगी, हर एक सर्कुलर, जैसे ही सर्कल कंप्लीट होगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। सोलेनोइड के पास 1000 टर्न्स हैं पर मीटर लेंथ पे, 1000 टर्न्स पर मीटर लेंथ। इफ अ करंट इतना इज फ्लोइंग थ्रू इट देन मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है μ0 तो μ0 की वैल्यू होती है आपकी 7 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई, 7 पाई नहीं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन आपको दे रखा है 1000 और करंट भी दे रखा 5 एम्पियर, तो ये 5 4 ज़ा 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 1000 है तो 10⁻3 से कट गया, ये आ गया 10⁻⁻4। ये 5 4 ज़ा 20, एक इससे कट गया, तो आपका ये आ रहा है 2 पाई इंटू 10⁻3। अब देख लो ऑप्शन कहाँ है, 2 पाई इंटू 10⁻3, ये आपका पहला ही ऑप्शन है। सेम करंट I is flowing through two circular coils 1 and 2. The radius of the first coil is twice. What is the ratio of magnetic field at the center? एक सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पे क्या निकलवा रहा है ये आपसे, ये निकलवा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक सर्कल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, सर्कल जो एक आपका लूप हो गया, जैसे आपने रिंग के लिए भी किया होगा, जैसे यहाँ बना लेते हैं, ये आपका एक सर्कुलर वो हो गया। तो इस पे वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपकी यहाँ पे वो क्या होगी, सेम करंट आई व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड निकलवाना चाह रहा है एट द सेंटर लूप की वजह से। तो याद है आपको फॉर्मूला, सिर्फ अगर आपको रेशो भी पता है कि किस रेशो पे डिपेंड करता है वो, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखो भाई आपका एट सेंटर जो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ये आपका आता है, नहीं पता तो याद रख लो, ये आपका आएगा, ये आपका आएगा B इज इक्वल टू μ0I/2R। ये सिंपल से सिंपल फॉर्मूला जो आप याद रख सकते हो एक सिंगल लूप की वजह से, μ0I/2R। तो उसने बोला कि एक का रेडियस जो है फर्स्ट कोयल का वो ट्वाइस है सेकंड से, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपका व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, भाई R पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर वो ट्वाइस है तो वो भी क्या आएगा,
ट्वाइस ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन आपका 2। ये कह रहा है एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ, तो मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ पे क्या होता है, क्या वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाता है, या एंगल ऑफ डिप आपका 45 होता है, या एंगल ऑफ डिप आपका 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, डी। अगला कह रहा है ये कि द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिप वो होता है मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ, और ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। कह रहा है एरिया A is equal to 0.5 मीटर इज शोन सिचुएटेड यूनिफॉर्म फील्ड इतनी दे रखी है, मेकिंग एंगल 60 डिग्री। मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है आपसे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का भाई सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, B.S। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल तो BS cos 60, तो B की वैल्यू दे रखी है आपको 4, S की वैल्यू दे रखी है 0.5 और cos 60 आपका होता है 1/2। तो ये आपका 2 से 2 कट गया, 5 2 ज़ा 10, तो ये आपका आ रहा है 1 वेबर। 1 वेबर ऑप्शन में है, वहीं चिपका दो, ये रहा ऑप्शन आपका बी, 1 वेबर। उसके बाद भाई ये आपसे कह रहा है अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L एंड रेजिस्टेंस R मूव्स इन इट्स प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड। Okay, magnetic field induced is constant in time and space, pointing perpendicular and into the plane of loop exist everywhere। तो जो करंट बनेगा उसका फॉर्मूला पूछ रहा है, तो भाई EMF मोशनल EMF का आपको याद हो गया होगा अब तक, तो BLV, और अगर करंट निकालना है तो वो होता है EMF बाय रेजिस्टेंस, मतलब BLV बाय R। तो फॉर्मूला तो आएगा BLV बाय R। अब रही बात डायरेक्शन क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड है आपकी अंदर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल लगा के निकालोगे आप उसकी डायरेक्शन, एक मिनट उसकी नहीं निकलेगी भाई, यहाँ लगेगा आपका फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो फील्ड अंदर की तरफ है आपका, मोशन उस तरफ है, तो करंट भाई आ रहा है इस तरफ ऐसे, तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका आ गया बी ऑप्शन, BLV बाय R एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद कह रहा है भाई द करंट इन अ वायर AB इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल बी। तो अगर AB में आपकी उसकी वो बढ़ती है, करंट की वैल्यू बढ़ती है, तो सबसे पहले उसकी फील्ड देखो आप, इसकी फील्ड जो है जो इस लूप पे लगेगी वो है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ लगेगी। तो अगर बाहर की तरफ फील्ड है आपकी, तो यहाँ पे आप बताओ डायरेक्शन क्या होगी करंट की, तो ये आपका ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। या ऐसे समझ लो कि आपका लूप है, इससे बाहर आ रही है, बाहर किससे आता है, नॉर्थ पोल से, तो नॉर्थ पोल N बन रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बी। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है RMS करंट 50 हर्ट्ज है, AC सर्किट 5 एम्पियर का है उसके अंदर, तो आपको बताना 1/300 सेकेंड पे जो करंट की वैल्यू क्या होगी। अब आपको करंट का फॉर्मूला जो है पता होगा, ये होता है I0, ठीक है, इंटू आपका यहाँ पे आ जाएगा I0 इंटू साइन ओमेगा टी। क्या होता है भाई आपका साइन ओमेगा टी। अब आपका ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो फ्रीक्वेंसी से आएगी, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू और फ्रीक्वेंसी है 50, तो ये आपकी आ गई 100 पाई, और टी की वैल्यू उसने 1/300 दे रखी है, तो बाई 300 ये आपका आ गया पाई/3। पाई/3 बोले तो आपका 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है भाई, साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2, तो ये आपका आ जाएगा I0 का √3/2। तो I0 का √3/2 होगा अगर, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको I0 का
आई नॉट का √3/2 और आई नॉट की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, हमें दे रखी है RMS की वैल्यू। और RMS की वैल्यू होती है भाई आपकी आई नॉट की टर्म्स में निकालोगे तो आई नॉट बाय √2, मतलब आई नॉट हो जाएगा √2 इंटू आपका ये आ जाएगा √2 इंटू आई। ठीक है, ये RMS ही दे रखा आपसे और वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है, तो आपसे अब ये RMS ही पूछ रहा होगा मे बी, या तो ये हो सकता है। ठीक है, आपसे वैल्यू ऑफ इफ द RMS इज इतना, तो RMS हम दोनों निकाल लेते हैं, फिर जो ऑप्शन में मिलेगा हम उसको टिक कर देंगे। तो आपसे भाई ये कह रहा है √2 इंटू आई RMS जो कि 5 था ये। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी उस टाइम पे। तो यहाँ पे भाई आपका √2 से √2 कटेगा तो ये √3/2, बिल्कुल ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 5 और अंडर रूट में 3/2, तो 5 अंडर रूट 3/2 ये आपका ऑप्शन चला जाएगा बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखो ये कह रहा है इंडक्टिव सर्किट का 0 रेजिस्टेंस है, तो AC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दिस सर्किट देन द करंट लैग्स बिहाइंड बाय द वोल्टेज एट एन एंगल। तो एक इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, तो इंडक्टिव सर्किट है मतलब उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ इंडक्टर है। तो आपका यहाँ पे कितना लैग करता है, तो भाई 90 डिग्री का आपका गैप होता है दोनों के अंदर। तो यहाँ पे 90 डिग्री का गैप होता है आपका अगर इंडक्टिव सर्किट हो या फिर कैपेसिटिव सर्किट हो, दोनों में ही आपका 90 डिग्री का यहाँ पे आपका गैप होता है। इंडक्टर में 90 डिग्री आपका पीछे रहता है, करंट लैग करता है, और आपका जो कैपेसिटिव सर्किट है उसमें 90 डिग्री जो है आपका करंट आगे भागता है। तो यहाँ पे आपसे वही लैग बिहाइंड पूछा है, तो 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, और रजिस्टर वाले में बराबर रहता है। उसके बाद ये कह रहा है व्हेन एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस प्योर कैपेसिटर, तो पावर डिसिपेशन। तो भाई प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर इनमें पावर डिसिपेशन 0 होता है, और इस टाइम जो करंट फ्लो करता है उसको वॉटलेस करंट बोलते हैं, मतलब उसमें कुछ लॉस नहीं हो रहा, आपका पावर ही लॉस नहीं हो रही। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर। एक कैपिटल Q को जो है एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स पे आपका रख दिया है, और अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर्स। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स Q पे 0 होगा, अगर है तो Q/Q इक्वल्स 2। तो यहाँ पे भाई आपका एक Q है, तो ये Q उस Q को रिपेल करेगा, बिल्कुल आपका डायग्राम वगैरह बना के दे रखा है, ये Q इधर रिपेल करेगा, ये Q इधर रिपेल करेगा। तो यहाँ पे अब आपका पहली बात तो माइनस में होना चाहिए रेशो, क्योंकि Q नेगेटिव होंगे तभी ये इसको इधर खींचेंगे, और ये इनका नेट फोर्स इधर आएगा, और इनका नेट फोर्स आएगा जितना ये लगा रहे हैं, तो ये होना चाहिए इनका रेशो, ये इन दोनों की वजह से इधर आएगा। अगर ये एंगल है इसका, ये इधर खींच रहा है, इसका इधर कंपोनेंट, रिजल्टेंट अगर इसका निकालोगे तो 45 डिग्री पे है ये, क्योंकि स्क्वायर है, तो cos 45 होता है 1/√2, और 1/√2 1/√2 इक्वल करने के लिए ये हो जाएगा 2/√2, मतलब √2 टाइम्स, और √2 टाइम्स तो आपका इक्वल करने के लिए फोर्स आ रहा है हमारे पास KQ/R², और ये इंटू √2 टाइम्स हो गया इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से। तो यहाँ पे आपका Q जो है छोटे वाला वो Q के बराबर होना है, तो √2Q इज इक्वल टू Q। तो यहाँ Q की वैल्यू आ गई Q/√2, तो √2 जो है यहाँ पे Q जो है वो Q/√2 आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा Q, और ये जो Q आ रहा है ये है या फिर इसको रख लो, एक ही बात है, या तो इसको Q को रख लो √2Q के, और ये आपका Q, तो माइनस √2। अब ये रेशो जो है इस तरीके से पूछा गया है, तो यहाँ पे √2 टाइम्स, तो √2 आंसर में आ रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, फिर से देख लेते हैं, आई थिंक आंसर तो आपका ये जाना चाहिए, देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ है।
तो Q इस पे लगाएगा फोर्स, Q इस पे लगाएगा, तो ये आ रहा है KQQ/R। अच्छा, डिस्टेंस का भी फर्क है? नहीं भाई नहीं, यहाँ पे लफड़ा है। मैं सिर्फ सोचा शॉर्टकट से कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देखो कि इसके बीच में डिस्टेंस का फर्क है। ये आपका अगर A है, ये A है, तो ये √2A है, ये √2A है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भाई आपकी। तो √2A है इसके पास, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 2A², तो /2 भी आ रहा है आपका। तो वहाँ पे /2 नहीं है, दोनों का रेशियो निकालेंगे। ये आ रहा है KQQ और यहाँ पे आ रहा है √2 और ये R², ये बराबर आ रहा है KQ²/2R² के। तो R² से R² कट गया, एक Q से एक Q कट गया, K से K कट गया। ठीक है, ये आपका आ गया भाई छोटा Q बराबर आ रहा है अब Q/ ये इंटू में उधर जाके डिवाइड, तो Q/2√2। तो भाई ये 2√2 आएगा आंसर। तो अब आपका हम सही आंसर तक पहुंच गए हैं। ये आपका -2√2, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एट अ पॉइंट ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे को पता है, λ/2πε0r। तो भाई 1/r के इक्वल होती है। तो यहाँ पे डी आंसर जो है वो आपका करेक्ट चला जाएगा। तो डी यहाँ पे 1/r। उसके बाद कह रहा है अगले क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि 3 चार्जेस plus 4Q are placed in a straight line of length L। अलग अलग डिस्टेंस आपको दे रखे हैं। What should be Q in order to make the net force on Q 0। एक लाइन है, उसमें आपका 0 पे रखा है +4Q, Q को रखा है L/2 पे, ये L लेंथ है, ये L/2 पे, बीच में Q है और इधर Q है। तो इस पे 0 करने के लिए अब देखो 4Q इसको रिपेल कर रहा है किससे, KQ²/R मतलब L²। तो इसके बराबर होना चाहिए इस Q का अट्रैक्टिव फोर्स, और इसका अट्रैक्टिव फोर्स है KQQ/L/2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये है इसका। तो भाई यहाँ पे दोनों इक्वल जब होंगे, जब ये Q जो है बराबर हो किसके, Q के। तो Q मतलब वो भी माइनस का। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला कह रहा था कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 कनेक्टेड इन पैरेलल विद चार्ज Q इज गिवन टू द कॉम्बिनेशन द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो भाई आपका C इज इक्वल टू होता है Q/V। तो C1/C2, तो Q1/Q2 रेशियो में Q1/Q2 का रेशियो जिसमें बटेगा वो C1/C2 के इक्वल होगा। अगला देखते हैं, कह रहा होलो चार्ज मेटल स्फेयर है, हैज अ रेडियस ऑफ r इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस एंड द पॉइंट एट अ डिस्टेंस 3r from the center is A, then electric field intensity at a distance 3r from the center is। तो भाई ये सिंपल सा आपका कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस पे, तो ये आपका बिटवीन द सरफेस एंड होलो पॉइंट चार्ज 3r है। तो चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस आपका होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ रहा है कितना, A, और डिस्टेंस कितना है आपका r, 3r पे कह रहा है, r ये हो गया, उसके बाद 3r सेंटर से है ये, ठीक है। तो 2r डिस्टेंस है, तो A/2r यहाँ पे D करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस 2 ohm इज मूव्ड टुवर्ड राइट विद द स्पीड ऑफ v, ओके, एंड द लेफ्ट आर्म मैग्नेटिक फील्ड इतनी है। तो यहाँ पे द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटिंग डाउनवर्ड, ओके, प्लेन ऑफ पेपर पे है अंदर की तरफ। द लूप इज कनेक्टेड टू नेटवर्क ऑफ 5 रजिस्टर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लूप मूव्ड, स्टडी करंट ऑफ वे। अच्छा, स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड पूछ रहा है एक तरीके से BLV/R हम लगाएंगे, ठीक है, उसको बराबर रखेंगे। तो स्क्वायर लूप साइड 20 है,
तो 20 हो गई, B है आपकी 0.5, L है आपकी 20 सेंटीमीटर मतलब 1/5 मीटर, V हमें निकालनी है, अपॉन R है 2, और इससे करंट आ रहा है 10⁻³ का। तो यहाँ पे भाई 5 से 5 कट गया, 1/10 20 आ गया, तो ये आपका आ गया भाई 20 उधर जाएगा तो 2 × 10⁻² मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे सेंटीमीटर बदलोगे तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हेयर। ये कह रहा है आरएलसी सर्किट क्यू फैक्टर को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो क्यू फैक्टर का भाई आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का, जो कि कहता है क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1/R√L/C। तो 1/R√L/C होता है। तो यहाँ पे देखो, या तो R को घटा लो, L को बढ़ा लो, C को घटा लो। अब ऑप्शन देखो, डिक्रीजिंग L नहीं भाई बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीजिंग C नहीं भाई घटाना पड़ेगा, डिक्रीजिंग R सही बात है। तो C ऑप्शन जो है करेक्ट यहाँ पे जाएगा। A capacitor is charged by a battery. The battery is removed. Another identical uncharged capacitor connected in parallel. Total electrostatic energy. अब देखो भाई, एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है, तो उसको कनेक्ट किया, हालांकि चार्ज वगैरह डिवाइड हो जाएगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एनर्जी तो सेम रहेगी। In the circuit diagram, the electric current through the branch BC is. तो ब्रांच BC से क्या जाएगा करंट, ये आपको बताना है। ब्रांच BC इस वाली से, तो यहाँ से आपका आ रहा है 3 एम्पियर, यहाँ रह गया 2 एम्पियर, 2 यहाँ से 2 और 2 4 एम्पियर आएगा, क्योंकि इन दोनों से मिलके यहाँ इस तरफ जाएगा। तो BC में जो 2 एम्पियर जाएगा, यहाँ से 1 आ रहा है, ये फिर से मिलके 1, ये 5 एम्पियर यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही है 4 एम्पियर। अ स्टूडेंट मेजर्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ अ सेल of EMF and resistor as a function of this. The slope of the graph it intercept on V axis are respectively. स्लोप ऑफ ग्राफ निकालोगे तो भाई V/I आएगा, जो कि रेजिस्टेंस होता है एक तरीके से, और इंटरसेप्ट ऑन V, ये V एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है ये है, जब करंट 0 है तो ये EMF होता है। तो ये आपका आ जाएगा R और EMF। तो R और EMF आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे V/I चेंज इन पोटेंशियल अपॉन, हाँ तो D जाएगा, इसका आंसर होना चाहिए R एंड एप्सिलॉन, और R भी यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा नेट, कैपिटल R। उसके बाद ये कह रहा था रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ओम, इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो भाई n टाइम्स इसको बढ़ा दिया गया, हालांकि वॉल्यूम सेम रहेगी। तो यहाँ पे आपका एरिया चेंज होगा, उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेल्ट करके बनाया। तो पहले था भाई आपका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ρL/A। अब आपकी वॉल्यूम जो थी वो थी एरिया इंटू लेंथ, अब भी वही है। तो A1L1 बराबर है अब A2L2 के। तो लेंथ जो है वो आपकी n टाइम्स बढ़ा दी, NL कर दी, तो A2 जो है वो n टाइम्स घट जाएगा, n आ जाएगा। तो एक n टाइम्स घट गया, एक n टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये n टाइम्स आपका डिक्रीज हुआ होगा। तो देख लेते हैं कि क्या होगा चेंज आपका। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है। हाँ, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं जो आई है चुपचाप से। तो ये ρL जो है वो n टाइम्स हो गई पहले से, और ये A/n टाइम्स हो गया, तो n स्क्वायर हो गया। तो नया रेजिस्टेंस जो है वो n स्क्वायर बढ़ जाएगा पुराने वाले के। तो यहाँ पे n स्क्वायर R। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M इज फॉलोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू इट्स एंगुलर मोमेंटम। भाई बढ़िया क्वेश्चन है ये कह रहा है आपसे कि मैग्नेटिक मोमेंट जो कि M होता है बराबर आपका IA के, और एंगुलर मोमेंटम जो कि MV R होता है।
तो अब देखो क्यू मास एम सर्कुलर मोशन में है, तो एम बाय एल आपसे वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले एम आपका मैग्नेटिक मोमेंट आई है, आई क्या होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू और टाइम जितनी देर में चक्कर काटेगा, मतलब आपका 2 पाई आर का चक्कर, और वी वेलोसिटी से तो वी ऊपर आ जाएगा, इनटू एरिया, तो आपका ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब डिवाइड में एम वी आर, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो आर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, वी से वी कट गया, ये आ गया क्यू बाय 2m। तो अगर ऑप्शन में है तो फटाफट से मार्क करके आगे बढ़ेंगे क्यू अपॉन 2m को। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन। अगला कह रहा है गैल्वेनोमीटर के पास रेजिस्टेंस है 100 ओम का, और उसको इट रिक्वायर्स करंट दिस 100 माइक्रो एम्पियर चाहिए उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। तो यहाँ पे अगर 0.1 ओम का अगर उससे कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब आपको शंट की वैल्यू दी है उसने 0.1, शंट की वैल्यू क्या दी है 0.1 दी है, तो इससे आप जो है अब निकाल सकते हैं। तो नया रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा अगर पैरेलल में उसने शंट लगा दिया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका जो फॉर्मूला था, ठीक है, जो आपने वो पढ़ा होगा कि एक जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर होता है, उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, एक वोल्ट मीटर या फिर एमीटर के अंदर। तो वहाँ पे आपने जो है फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब एक शंट जो है वो अटैच किया जाता है एक गैल्वेनोमीटर से, तो वहाँ पे जो करंट मेज़र हो सकता है टोटल करंट वो क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला है S इज इक्वल टू जो गैल्वेनोमीटर से करंट है अपॉन I माइनस आई जी इंटू जी। तो ये फॉर्मूला होता है। अब आई जी की वैल्यू आप निकाल लो, करंट वैसे दे ही रखा है, इट रिक्वायर्स वो फुल डिफ्लेक्शन के लिए है, तो मैक्सिमम इतना करंट इससे जा सकता है। तो अब बस सबकी वैल्यू रखनी है ताकि आई निकल जाए। तो इस तरफ आपका आ जाएगा भाई 0.1 बराबर में, अब आपका आ जाएगा आई जी जो कि है 100 माइक्रो एम्पियर अपॉन ये आपका आई जो निकालना है माइनस 100, और इनटू आपको जी से करना है मल्टीप्लाई, मतलब 100 से। तब ये उस तरफ जाएगा तो ये आएगा 0.1 आई, ठीक है, या फिर 1/10 है तो ये I/10 माइनस आई 1/10 से होगा तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू ये आ रहा है 2 और 2 4 0, -10 उधर जाके +10 हो जाएगा तो ये 110, उसके बाद ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ गया 100, एक और 0 आ गई। तो इतना आपका आ रहा है वो माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो आई की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, इतने माइक्रो एम्पियर आ रही है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 1000, 2 0 कटेंगी तो नई बात बनेगी, तो 100 मिली एम्पियर के आसपास आपका ये आ रहा है। अगला कह रहा था फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और दोनों में 90 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम होगा, तो बी। उसके बाद कह रहा है ऐसा यूनिट बताओ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू की। तो भाई आपको पता होगा फॉर्मूला म्यू का, कोई भी जैसे फील्ड वाला ही लगा लो, एम्पियर वगैरह में दे रखा है तो फील्ड वाला ही लगा लो, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r, ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर 2 पाई r होगा इस तरीके से। यूनिट तो म्यू में आपकी बी की और आई की यही सब मैटर करती हैं, बी की अपॉन आई की, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ये I/r, तो r मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गई आपकी b की क्या होती है तो टेस्ला अपॉन पर एम्पियर मीटर, ये कुछ आ रहा है आपको पर एम्पियर मीटर,
और आपका बी जो है फ्लक्स की टर्म्स में दे रखा है वेबर की टर्म्स में, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो बी इंटू एरिया आपका मीटर स्क्वायर ये होता है वेबर, तो ये आ गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर से 1 मीटर कट गया, ये वेबर पर मीटर पर एम्पियर। ये आपकी ए आ गई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की ऐसा यूनिट, आप और अच्छे से आराम से निकाल सकते हो। अगला कह रहा है फिगर शोज टू आइडेंटिकल बल्ब्स B1 और B2, एक रजिस्टर से जुड़ा है एक इंडक्टर से। व्हेन द स्विच एस इज टर्न्ड ऑफ, तो क्या होगा? एस को बंद करेंगे तो यहाँ पे भाई क्या होगा, जो आर है और एल है वो जो है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करने का काम करेगा। एलसी और एससी एल आर ऑसिलेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो एक तरीके से ये आपका दोनों जो है थोड़ा डिले के साथ, क्योंकि सर्किट में करंट घूमेगा तो दोनों जो है थोड़ा डिले के साथ बंद होंगे। ये कह रहा है AC वोल्टेज कनेक्टेड इन सीरीज विद R एंड इंडक्टेंस L, इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 200 वोल्ट एंड अक्रॉस द इंडक्टेंस इज 150 वोल्ट, द अप्लाइड वोल्टेज इज। तो भाई आपका सीरीज में लगाएं, एक पे 150 गिरी एक पे 200 गिरी है, तो आपकी ओवरऑल क्या रहेगी? तो जो है डिवाइड होता है वोल्टेज, तो आपकी क्या रही होगी भाई, दोनों को ऐड कर दो 350 रही होगी। उसके बाद भाई आपका कह रहा था कोर यूज इन ट्रांसफार्मर एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट्स इज लैमिनेटेड, क्योंकि भाई एडी करंट्स को कम करना है। मिनिमाइज इज एडी करंट लॉस इन द कोर। तो यहाँ पे भाई इस क्वेश्चन में आपको EMF दे रखा है, तो M का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ये माइनस EMF अपॉन चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे हम, सबसे पहले 100 MV है तो माइनस 100 MV, एम मिली के लिए 10⁻³ लगा लो, बाकी यूनिट MV में ही है तो इसको थोड़ी देर स्किप कर लो। नीचे वाले SI में रख लेना करंट 10 एम्पियर 0.1 सेकेंड में, तो 10/0.1, तो इसका 10 भी ऊपर 100 से 100 कट गया, -1 मतलब 1 मिली आपका आ रहा है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस मिली हेनरी। हेनरी जो है वो SI यूनिट होती है, तो आपका A जा रहा है 1 मिली हेनरी। उसके बाद अदर्शन रीज़न कह रहा है कि दोनों फॉल्स हैं, तो ये अदर्शन ट्रू है तो ये, मतलब अदर्शन फॉल्स हुई तो रीज़न तो फॉल्स होगी। तो यहाँ पे भाई आपसे ये कह रहा है इसके अंदर कि इफ़ पहला अजर्शन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग चार्ज, तो एक मूविंग चार्ज की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल सकता भाई। एक्सेलरेट करता तो है, एक्सेलरेट आपका करता है, वो उसको गोल गोल घुमाता है, एक्सेलरेट। मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करती है मैग्नेटिक फील्ड। तो रीज़न ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, और इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है 12 mv²। तो वो वेलोसिटी जो है जिससे मूव कर रहा है उसी को जो है घुमा देती है, तो फोर्स तो लग रहा है उसको गोल गोल घुमा रही है, तो कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी। तो आपका ये जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज वेलोसिटी वेक्टर, फॉल्स है भाई, फॉल्स है। कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है डेट कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी में डायरेक्शन की दिक्कत नहीं पड़ती और वो सिर्फ उसको गोल गोल घुमाती है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ असर्शन ट्रू है, C आएगा, रीज़न फॉल्स। तो भाई नेक्स्ट असर्शन कह रही है इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल अप्लाई फील्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विल बी 0, क्योंकि वो रीअरेंज होते हैं जब एक्सटर्नल फील्ड लगाई जाए। उसके बाद कह रहा है पोलर डाइलेक्ट्रिक में सबकी परमानेंट डाइपोल और रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं बिल्कुल एब्सेंस में। तो सही बात है, असर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू और एक्सप्लेन भी कर रहा है, मतलब A ऑप्शन जाएगा।
47th में कह रहा है द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ डू नॉट कोइंसाइड विद जोग्राफिक पोल्स। सही बात है। द डिफरेंस बिटवीन द ओरिएंटेशन ऑफ अ कंपास निडल एंड ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नोन एज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बी, बोथ ट्रू नॉट एक्सप्लेनिंग। When a magnetic dipole is placed in a non-uniform magnetic field, only torque, भाई नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में सिर्फ टॉर्क लगता है और ना फोर्स भी लगता है। और असर्शन गलत होते ही डी ऑप्शन पे मार्क कर दो और रीजन भी फॉल्स होगी, देख लो बेशक। देयर इज नो नेट फोर्स ऑन डाइपोल इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, जो कि गलत है, होता है नेट फोर्स। अगला कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। सही बात है, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, ठीक है, और फिर अंदर नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ चलती हैं। मूविंग चार्जेस और करंट्स प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही बात है, तो यहाँ जाएगा बी, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनिंग, आपका ये हो जाएगा। अब अगले उसमें देखो, ये कह रहा है सेक्शन सी में 4 कैपेसिटर ईच ऑफ 50 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड एज शोन। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ऐसे जोड़ रखे हैं आपके 4 कैपेसिटर। तो थोड़ा सा डायग्राम, वोल्टेज मीटर है, अच्छा वो ओके। तो कह रहा है डीसी वोल्ट मीटर भी 100 वोल्ट रीड कर रहा है, तो बताओ कि ईच प्लेट पे चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पे भाई देखो, इन दोनों का जो इसके अक्रॉस है वो आपका पोटेंशियल आ रहा है 100 और सीरीज में डिवाइड हो जाता है, इक्वल है, तो ये भी 100 होगा। तो ये आपका 200 वोल्ट जो है वो है। और रेजिस्टेंस कितना है, कैपेसिटर दे रखा है, तो चार्ज आ जाएगा एक पे, मतलब इस पूरे पे कितना आएगा, ईच का 50 माइक्रोफैराड, तो 50 50 100, 50 50 100 100 100 50। तो यहाँ पे आपका चार्ज आ जाएगा कि वो आ जाएगा CV, तो इंटू 50 करोगे माइक्रोफैराड, तो 5 2 10, तो ये आ जाएगा आपका 5 2 10, 4 0, तो 10 की पावर -2 कुलाम्ब, ये ओवरऑल चार्ज है। और अब ये चार्ज जो है ईच प्लेट पे कितना जाएगा, तो यहाँ के बटेगा दोनों पे हाफ हाफ, तो एक पे जाएगा इसका हाफ, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -2 कुलाम्ब, या फिर 5 इंटू 10 की पावर -3 कुलाम्ब। तो यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा बी, 5 इंटू 10 की पावर -3 कुलाम्ब। अगला कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैन एक्सपीरियंस। तो भाई टॉर्क भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा, सी, बोथ फोर्स एंड टॉर्क। अगले में अगर हम चलें तो केस स्टडी है, केस स्टडी क्वेश्चन देखते हैं सीधा। ये मुझे ऐसा लग रहा है डैम्पिंग दिखा रखी है एडी करंट्स वगैरह से, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है फोकाल्ट करंट आर आल्सो नोन एज, तो एडी करंट्स का ही दूसरा नाम होता है फोकाल्ट करंट। एडी करंट से जो है डैम्पिंग होती है और हीटिंग से वो एनर्जी लॉस करता है, तो सी जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वो अपोज करता है, जो उसके अंदर इफेक्ट है उसको तो लेंज लॉ ने बताया था। तो भाई अब देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है जो ऐसे ऐसे घूम रही है, अपने इस पे रोटेट कर रही है, 25 टर्न्स उसने लिए वर्टिकल डायमीटर के अराउंड। वर्टिकल डायमीटर मतलब ये वाला बात है कि ऐसे घूम रही है। तो ये एंगुलर स्पीड वगैरह सब दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई EMF का, ये होता है आपका BAN ओमेगा। तो ये सारी वैल्यू आपको रखनी है। B है 0.5, एरिया है आपका यहाँ पे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको अपॉन वो करोगे आप 4, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -2 आएगा, इंटू टर्न से करोगे 25 और ओमेगा है 20। तो यहाँ पे भाई आपका ये कितना आ जाएगा, ये 0 से तो ये 5 कट गया, ये 5 2 10, ठीक है, 10 से एक वो कट गई, 22 50, तो ये बचा 5 और 0 से ये 10 कट गया, तो 5 आपका यहाँ पे आ रहा है, 1 मिनट 0.5, तो 22 50 आपका यहाँ पे 220 रेडियन पर सेकंड। इसको जो आप अगर अच्छे से सॉल्व करते हो 10 की पावर 100 से ये डिवाइड होगा मीटर के लिए, एरिया है, फिर 100 से होगा तो 10 की पावर -2, सही है। तो यहाँ पे आपका कुल मिला के जो है आंसर वो इसकी तरफ जा रहा है। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, डोंट वरी, फिर से कर लेते हैं। देखो
ये आपका थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, यहाँ स्पेस है। हाँ, ये कह रहा है बी की वैल्यू हमने रखी, ओहो बी की वैल्यू 0.05 है भाई, यहाँ गलती थी, हमने 0.5 ले ली थी। 0.05 इंटू 200 तो बाई 10⁻⁻4, मतलब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁻2 इंटू 25 और इंटू आपका 20 है ओमेगा। तो देखो 25 टू ज़ा 50 और ये 0 पहले ही थी तो ये आ गया आपका 500, ये 2 0 से ये कट गई। अब आपका ये आ गया 5 टू ज़ा 10, 10 से ये एक शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो आंसर आपका आ गया 0.5 वोल्ट। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, तो आपका 0.5 वोल्ट। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक लेक्चर रात तक और ले आऊँ जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, वरना 2 तो मैंने करा दिए हैं, एटलीस्ट 110 MCQ आपके प्रैक्टिस हो गए हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट for your exam. Thank you. Please like the video, share with your friends or subscribe the channel. Thank you. All the very best.